नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए एशिया में कल हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि पाकिस्तान में किस प्रकार की फिज़िकल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जलवायु की दशाएं क्या है और प्राकृतिक वनस्पति वहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ की सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने जब पाकिस्तान की सिचुएशंस के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पे वर्षा की उपलब्धता काफ़ी कम है, वर्षा का औसत काफ़ी कम है और बहुत सारा क्षेत्र जो है वो शुष्क परिस्थितियों में आता है। परंतु फिर भी ये एक कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ का जो आर्थिक ढांचा है वो इसी कृषि पर निर्भर करता है और यहाँ एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 50% से ज़्यादा लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ पर वर्षा की कमी है और वर्षा साथ में अनिश्चित भी बहुत है। वही भारत जैसी स्थिति है कि भारत में इतनी कम वर्षा तो नहीं है, पर पाकिस्तान में वर्षा भी कम है और अनिश्चित भी है। उससे क्या बात होती है कि हमें वहाँ पर किसी भी हालत में सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर वैसे तो वर्ष भर बहने वाली नदियों की कमी है, परंतु सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जिसने यहाँ पर सिंचाई की सुविधाओं का बहुत अधिक विकास किया है। ये इस प्रकार की नदियाँ हैं जो वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ से नहरें निकालकर बहुत बड़े क्षेत्र में पानी का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, जिससे कृषि पे कोई संकट नहीं आए। हम इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर बना दी गई हैं। कई बांध बनाए गए हैं, बांध बनाकर उसको पानी को एकत्रित कर वहाँ से पानी का सप्लाई भी किया जा रहा है। और हम ये मान सकते हैं कि यहाँ की जो टोटल कृषि भूमि है उसका लगभग 75% भाग ऐसा है जो इसी प्रकार के सिंचाई क्षेत्र में आता है। अर्थात वहाँ पे उस क्षेत्र में जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जो कृषि हो रही है उस कृषि में जल की आवश्यकता किससे पूरी होती है? लोकल संसाधनों का कोई स्कोप नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो सारी आवश्यकताएं यहाँ पर जो नहरों का जाल बिछाकर वहाँ की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो अगर हम यहाँ की स्थिति की बात करें तो आप ये देखिए कि झेलम नदी पे मंगला बांध है, सिंधु नदी पर सक्कर बांध है, सतलज नदी पर इस्लाम बांध है, काबुल नदी पर बारासाग बांध है और ये मेन यहाँ के बड़े बड़े बांध हैं। और इन बांधों से बहुत सारी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नहरों का जाल इस प्रकार से बिछा दिया गया है कि वहाँ पर सिंचाई की जो आवश्यकता है वो इन्हीं नहरों के द्वारा पूरी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो 5 बड़ी नहरें हैं और वो कितने बड़े बड़े एरियाज़ को कवर करती हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला नंबर आता है वो है उत्तरी चिनाब नहर। अब ये जो उत्तरी चिनाब नहर है ये सियालकोट, गुजरावाला, शेखोपुरा ये जो क्षेत्र है इसमें पानी सप्लाई करती है और सिंचाई के लिए बहुत बड़ी ये फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करती है। निचली चिनाब नहर जो है वो खेवड़ा, मियांवाली, डंटोर आदि जो एरिया है वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं आपको देती है। मैं इसका मैप आपको शेयर करूँगी, आप मैप में इसको देख लीजिएगा। फिर उत्तरी झेलम नदी की हम बात करते हैं तो ये जो झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है, जो एक दोआब भूमि है, वहाँ पर इसके द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। जो निचली झेलम शहर है उसके द्वारा, नहर है उसके द्वारा शाहपुरा और गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि कार्य के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। उत्तरी बारी जो दोआब नहर है उसके द्वारा लाहौर, लायलपुर, माटमुंगरी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अच्छी मात्रा में सिंचाई का जल अवेलेबल कराया जा रहा है। एक मैप मैं आपको शेयर करूँगी, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये सारा विवरण पढ़ने के बाद हमें क्या मालूम होता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जल की उपलब्धता, वर्षा के द्वारा जल की उपलब्धता कम है, परंतु ये जो नदी हैं इन नदियों पर बांध बनाकर और इससे बहुत अच्छी तरह से नहरों का जाल बिछाकर यहाँ पर जल सप्लाई का प्रबंधन किया गया है। और इस प्रबंधन से क्या रहता है कि हमें वहाँ पर कृषि के लिए जल अवेलेबल हो जाता है।
अब अगर हम कृषि की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी कृषि पे डिपेंड करती है और यहाँ पर लगभग 28% जो भूभाग है उस पे कृषि का कार्य किया जाता है। ऑल्दो ये अच्छी मात्रा में कृषि तो जो नदी के मैदान हैं वहीं पर जो अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर क्या है मिट्टी भी फेवरेबल है और सारी दशाएं भी फेवरेबल है। अधिकतर जो कृषि का कंसंट्रेशन उस क्षेत्र में तो है ही, परंतु जैसा अभी हमने देखा कि बहुत सारी नहरों का वहाँ पे जाल बिछा दिया गया है और इन नहरों के द्वारा हम जल का उपयोग जो है वो और सारे क्षेत्रों में भी करके कृषि कार्य को कर सकते हैं। तो अगर यहाँ की हम मुख्य फसलों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की। देखिए हमारी और पाकिस्तान की जो फूड हैबिट्स हैं वो लगभग समान सी हैं, है ना। ये दोनों जो देश हैं ये कल्चरली भी बिल्कुल आप देखोगे तो काफ़ी इनमें समानताएं पाई जाती है। इसी तरह फूड हैबिट्स में भी काफ़ी समानताएं हैं। तो यहाँ पे भी जो भोजन की आवश्यकता है उसमें गेहूं का जो भाग है वो सबसे अधिक होता है और यहाँ का जो कुल कृषि का क्षेत्र है उसके लगभग हम ये मानते हैं कि लगभग 50% भाग पर गेहूं ही उगाया जाता है। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो ये जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक और सबसे अच्छी किस्म का गेहूँ उगाया जाता है। ये वही क्षेत्र है जो हमारे भारत का जो पंजाब क्षेत्र का जो एक्सटेंशन है वो ही इसका क्षेत्र है और यहाँ पर भारत में भी उस क्षेत्र में बहुत अच्छी कृषि होती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अच्छी मात्रा में वहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है। और इसी क्षेत्र में जो सियालकोट और मुजफ्फरगढ़ है वो गेहूं की कृषि के सबसे फेमस क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं की कृषि वहाँ पर की जाती है और ये जो क्षेत्र है ये रावी और चनाब का जो मैदान है वो वाला क्षेत्र है। और ये जो एरिया है अगर हम इसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज से हटा दें और पाकिस्तान और भारत का जो ये जो एरिया है ये बहुत ही बड़ा अन्न भंडार है दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस अच्छी होने की वजह से हम इसको वहाँ पर मतलब बहुत ही जो अन्न बाहुल्य क्षेत्र जो होता है उसकी कंपैरिजन उसको हम इसमें मतलब इस क्षेत्र में रखते हैं। बहुत अच्छी खेती यहाँ पर पाकिस्तान में भी होती है और भारत का जो क्षेत्र लगा हुआ है वहाँ पर भी अच्छी मात्रा में खेती होती है। तो ये जो क्षेत्र है ये भारत का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अन्न उपजाने वाला क्षेत्र में कंसिडर होता है और यहाँ पे बड़ी मात्रा में गेहूं की कृषि की जाती है। फिर हम बात करते हैं ज्वार और बाजरा की। ज्वार और बाजरा बेसिकली उन क्षेत्रों में पैदा किया जाता है जहाँ पे जल की उपलब्धता कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ये वो फसलें हैं जो शुष्क परिस्थितियों का भी सामना कर लेती है, जिनको सिंचाई के रूप में कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान का 3 से 5% जो कृषि क्षेत्र है उसमें ज्वार और बाजरा पैदा किया जाता है और ये हैदराबाद, झेलम, अटक, गुजरात और लायलपुर का जो क्षेत्र है जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर ये पैदा किया जाता है ज्वार और बाजरा। फिर हम बात करेंगे चावल की। देखिए हमें पता है चावल कहीं पे भी जब पैदा किया जाता है तो वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है जल की अधिक उपलब्धता की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की कृषि के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो पाकिस्तान में जो सक्कर बांध का क्षेत्र है उसके दक्षिणी और क्षेत्र में और जो सिंधु घाटी का निचला भाग है और डेल्टा प्रदेश है, डेल्टा प्रदेश में पूरे टाइम वहाँ पर उनको जल की उपलब्धता रहती है। तो वहाँ पर चावल जो है वो पैदा किया जाता है और अच्छी मात्रा में इन क्षेत्रों में चावल पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष पर्यंत उन्हें अच्छी मात्रा में जल की उपलब्धता रहती है। फिर हम बात करते हैं चने की। ये एक वहाँ पर भी रबी की फसल के रूप में ही इसको बोया जाता है। ये भी कम वर्षा में भी कम जल की उपलब्धता में भी पैदा हो जाता है और यहाँ पर दलहन के रूप में चने के साथ साथ मटर भी लगाया जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ की कुल कृषि भूमि का लगभग 12% जो हिस्सा है उन क्षेत्रों पर ये पैदा किया जाता है।
और इसकी कृषि जो है वो मुख्यतः पंजाब और सिंध में हैदराबाद का जो क्षेत्र है, बहावलपुर, रावलपिंडी, मांटमोगरी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये हम देखेंगे। ये वाले क्षेत्र कौन से हैं? जो वेस्टर्न राजस्थान के थार मरुस्थल से लगे हुए क्षेत्र है। वो जो शुष्क क्षेत्र है, थार मरुस्थल का एक्सटेंशन है, या जिसे हम पूर्वी पाकिस्तानी रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में देखते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों की कृषि कार्य वहाँ पर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मक्का की। मक्का जो है ये खरीफ की फसल है और यहाँ के लगभग 6% हिस्से पर इस फसल को पैदा किया जाता है। और ये गुजरांवाला, झेलम, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा इसके क्षेत्र में ये मक्का पैदा की जाती है। फिर हम बात करते हैं कपास की। कपास यहाँ की एक गेहूं के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फसल के रूप में इसको मानते हैं। यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। और मतलब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो बीज की उच्च भूमि है वहाँ पर ये पैदा किया जाता है, और लगभग टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 19% जो है वो इसमें सिंधु का जो मध्य क्षेत्र है और पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर ये पैदा किया जाता है। और अच्छी मतलब ये क्षेत्र उतने भले ही नमी वाले नहीं हो, शुष्क क्षेत्र हैं, परंतु उन्नत सिंचाई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर इस इंडस्ट्री को इस क्रॉप को सपोर्ट करती है। और यहाँ से आप ये देखिए, अगर पाकिस्तान के आप विदेशी व्यापार की भी बात करेंगे तो बड़ी मात्रा में यहाँ से रुई का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कपास है वो अच्छी मात्रा में पैदा होता है। गन्ने की बात करते हैं हम, तो ये माना जाता है कि पंजाब की कृषि के कुल जो टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके लगभग 5% भाग पर गन्ना पैदा किया जाता है। और ये सियालकोट, लाहौर, माटामुंगरी, गुजरांवाला और सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे बड़ी मात्रा में गन्ने की कृषि की जाती है। और यहाँ पर इसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। चीनी और गुड़ का बेसिकली लोकल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये अपना इतना उत्पादन इस क्षेत्र में हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी कई प्रकार की तिलहन फसलें भी होती है, आलू का बहुत उत्पादन होता है, कई प्रकार की दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, वो यहाँ पर पैदा की जाती हैं। और यहाँ की जलवायु में इतने वेरिएशंस, इतनी वैरायटी पाई जाती है कि उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पैदा की जाती है। तो पाकिस्तान की ये जो कृषि के बारे में हमने पढ़ा, तो इससे हमें आइडिया होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ की पूरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, जो नदियाँ हैं और नदियों के द्वारा जो नहरों का जाल बिछाया गया है, इतने सारे बांध बनाए गए हैं। तो ये अगर सिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं होगा तो पाकिस्तान के बड़े भाग में कृषि करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जल की उपलब्धता नहीं रहेगी। परंतु वहाँ पर ये जो 5 बड़ी नहरें सिंधु और इन नदियों से निकाली गई हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ा सारा एरिया पाकिस्तान का कवर कर लिया है। और उसका क्या असर होता है कि अच्छी मात्रा में यहाँ पर कृषि कार्य संभव हो पाता है। पाकिस्तान एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इतनी जनसंख्या को खाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने से इनमें बाहर से सामान मंगाने की कैपेसिटी भी कम है। उसका क्या रिज़ल्ट होता है कि लोकल प्रोडक्टिविटी का अच्छी मात्रा में होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ों की उपलब्धता कम है। डिमांड और सप्लाई का अगर हम रूल देखेंगे तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर सिंधु नदी की स्थिति थोड़ी अलग होती तो पाकिस्तान का हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाता। परंतु यहाँ पर ये जो नहरों का जाल बिछाकर और बड़े बड़े जो ये इस प्रकार के बांध बनाकर जल सप्लाई किया जा रहा है, इसने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की स्थिति को थोड़ा बहुत संभाल लिया है। और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये यहाँ पर इन्होंने अपनी एक कैपेसिटी डेवलप कर ली है। तो हम ये देखते हैं
कि ये भारत से लगा हुआ जो देश है, यहाँ पर किस प्रकार की विकट स्थितियाँ हैं जिसका ये सामना करते हैं, और इस प्रकार की स्थिति में कृषि कार्य वहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू।